Hi guys, welcome to the Bhagwati IAS and PSC learning. So we are continuing our Indian polity revision through MCQs and this is the part 2 of the historical background. So friends, in this we will going to cover the acts from right from the Government of India Act 1958 to the Indian Council Act 1909. So please watch the lecture till the end and enjoy learning guys. Stay tuned. Question number 6. Consider the following statements regarding the Act of Good Government in India. Your statements: it ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors. Statement 2. It established 30 members Council of India to assist the Secretary of State for India. Statement 3. It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India only. Listen the question very carefully. Which of the following are incorrect? ध्यान रखिए, incorrect पूछा है. आपके options हैं 1, 2, 3, B, only 2, C, only 3 और D, all of the above. Your time starts right now, friends. So let's see the answer. स्टेटमेंट 2 में जो 30 मेंबर्स काउंसिल है दैट इज रॉन्ग. एक्चुअली इस एक्ट के थ्रू सिर्फ 15 मेंबर काउंसिल बनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2. ओनली 2 इज इनकरेक्ट. बाकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल एक्ट. ये एक्ट फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये कब आया था? ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके ठीक बाद आया है. तो वन ऑफ द रीजन इन द रिवोल्ट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया गया इस एक्ट के थ्रू, और साथ ही जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका प्रोक्लेमेशन आया था कि आगे इन फ्यूचर कोई टेरिटरीज को एनेक्स नहीं किया जाएगा. तो ये आप प्रोक्लेमेशन देख सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस दैट डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया था. और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से लिक्विडेटेड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, अबॉलिश हो गई थी. और जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का किसके हाथ हो गया था? क्राउन के हाथ. डायरेक्ट कंट्रोल था क्राउन का. अब क्राउन कंट्रोल कैसे करेगी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल अफेयर्स. इसके लिए एक नई पोस्ट बनी SOS, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, ये एक ट्राइंगल है. बेसिकली एट सबसे टॉप में जो आप देख सकते हैं क्राउन है. क्राउन के अंडर SOS जैसे दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पोजीशन है, इट विल बी कंप्लीटली अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड दिस SOS विल बी असिस्टेड बाय एन एडवाइजरी बॉडी जिसमें 15 मेंबर्स होंगे. और SOS का जो पोजीशन है वो कौन होल्ड करेगा? ब्रिटिश कैबिनेट के कोई मिनिस्टर. अनदर थिंग, जो 15 मेंबर्स हैं उसमें से 7 मेंबर्स थे जिनको नॉमिनेट किया था क्राउन ने, और बाकी के 8 मेंबर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. नेक्स्ट आप देखिए, गवर्नर जनरल है. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था थ्रू दिस एक्ट. और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय की जो पोस्ट इस एक्ट के थ्रू आई है, पहले वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे. गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक और काउंसिल करी जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी. तो ये आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर एक्ट में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दिस एक्ट empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during an emergency. Statement 2. It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and the Madras presidencies. Statement 3. It gave a recognition to the portfolio system. Identify the act related to the above provisions. आपको बेसिकली देखना है कौन से एक्ट में ये सारे प्रोविजंस थे. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. ऑप्शन 2, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. और ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. Your time starts right now, friends. Here the answer is A, that is Indian Council Act of 1861.
सो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 3 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल 1861 का जो एक्ट आया था, इसमें गवर्नर जनरल, इस मतलब 1861 से जितने भी 3 एक्ट्स हैं इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। लेट्स सी द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 1861। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएशंस ऑफ द इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की पोजीशन पे इंडियंस को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था थ्रू 1861। देन जो उस टाइम वाइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग, सबसे पहले वाइसरॉय यही बने। इन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था। ये 3 मेंबर्स कौन है इंडियन, दैट इज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 इंडियंस को अपॉइंट किया गया था गवर्नर के काउंसिल में। और इसी एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यानी कि आप देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। और ये क्लाइमेक्स पहुंच गया था 1833 में, जब सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया था। अब 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। मींस प्रेसिडेंसी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी, इनको लॉ बनाने की जो इनकी पास है, लेजिस्लेटिव पास, वो रिस्टोर कर दी गई है। साथ ही आप देखेंगे कि कुछ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई गई थी, जैसे कि बंगाल की बनाई थी 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की बनाई थी 1886 में और पंजाब की बनाई थी 1897 में। ये 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाई। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वाइसरॉय को बहुत पावर्स दे दी गई थी। वाइसरॉय कैन मेक न्यू लॉज एंड ऑर्डर्स फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। जस्ट लाइक आज प्रेसिडेंट को ये पावर अंडर आर्टिकल 77, ये पावर उस टाइम वाइसरॉय के पास थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाइसरॉय हैज इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आएंगे। 5 पोर्टफोलियोज बनाते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के। ये हैं लॉ, होम, मिलिट्री, फाइनेंस, रेवेन्यू। और ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है वो भी वाइसरॉय के पास थी। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाइसरॉय विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन से इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस एक काइंड ऑफ लॉ ही होता है। उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। आज भी ये होता है। आज अगर एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट, तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ 6 वीक्स होती है मैक्सिमम। उस टाइम भी 6 मंथ्स थी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम 1861. So guys, let's see question number 8. Which act introduced the provision of indirect election? Indirect elections means nominations to be made by the recommendations of certain bodies. Your options: Indian Council Act of 1861, option B Indian Council Act of 1892, option C Charter Act of 1813 or option D Charter Act of 1853. Your time starts right now. So let's see the answer. Answer is Indian Council Act of 1892 friends. So the feature of indirect elections, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। उसमें कई डिमांड्स थी। वन ऑफ द पॉपुलर डिमांड दैट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरी उनकी पॉपुलर डिमांड ये थी कि द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल दे शुड हैव द राइट टू गिव देयर ओपिनियंस इन द फाइनेंशियल मैटर्स। जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें डिस्कशन हो सके, क्वेश्चंस पूछ सकें, ये उनकी डिमांड्स थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों डिमांड्स ही अकम्प्लिश नहीं हो पाई। जो पहली डिमांड थी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, वो ना हो के प्रिंसिपल ऑफ रिकमेंडेशन हुआ इस एक्ट के थ्रू, और नॉमिनेशन के थ्रू इंडियंस को अपॉइंटमेंट मिली। इंडियंस जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए। सो लेट्स सी थ्रू दिस चार्ट नॉमिनेशन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नॉमिनेशन हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कौन करते थे, वाइसरॉय करते थे। और किसकी रिकमेंडेशंस पे होता था, ये 2 लोगों की रिकमेंडेशंस पे होता था, मीन्स 2 बॉडीज़ की रिकमेंडेशंस पे होता था। एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड BCC, दैट इज बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। दूसरा अगर हम देखते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट करते थे गवर्नर,
on the recommendations of the 6 bodies. They were district council, municipalities, universities, trade associations, zamindars and chambers. This you have to remember. अच्छा, ये nomination जो हुआ है ये नॉन ऑफिशियल पे रखा है, ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं, नॉन ऑफिशियल्स छोटे मोटे जैसे क्लर्क्स वगैरह हैं उस पे नॉमिनेशन हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. और अपार्ट फ्रॉम दिस जो उनकी दूसरी डिमांड थी उस टाइम वो इतना एड्रेस नहीं हो पाई, लेकिन द मेंबर्स दे गॉट द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट. पर ध्यान रखिए जब क्वेश्चंस थे वो सिर्फ एक बार पूछ सकते थे, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछने के पहले 6 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता था, ये ध्यान रखिएगा. कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया था, तो वो ये डेटा आप देख सकते हैं चार्ट में, ये डेटा आप देख सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया था. दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द communal electorate system introduced by the British in India for the very first time? Your options: Government of India Act 1909, Government of India Act 1919, Indian Council Act of 1861 or Indian Council Act of 1892. Your time starts right now, friend. So here the answer is Government of India Act 1909. So friends, इसमें ध्यान रखिएगा कि दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो SOS थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे. हियर यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही मेंबर्स बढ़ा दिए थे. सेंट्रल में 16 से 60 कर दिया था और प्रोविंशियल में वो यूनिफॉर्म नहीं था. दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें फीचर ये था कि पहली बार किसी इंडियन को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली थी. सो ही वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार के थे, और ही वॉज अ लॉ मेंबर एट दैट टाइम. इट हैज़ इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ communal representation for the Muslims by accepting the concept of the separate electorate. Separate electorate ये होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम्स होंगे, और जो इलेक्ट हुए लोग होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. अंडर दिस एक्ट मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स. सो ये लीगलाइज्ड किया कम्युनलिज्म थ्रू दिस एक्ट. That's why Lord Minto, also known as the father of communal electorates. So guys, this is all from my end. If you have any doubts and queries, please let me know in the comment section, and please like it if you found this lecture useful. Share among with your friends and subscribe my channel if you haven't already. And don't forget to hit that bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. Thank you so much for listening. Take care.